अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है वो डिफरेंट थेरीज, सिस्टमैटिक ट्रांसलेशन थेरीज प्रेजेंटेड बाय ड्राइडन, डॉलेट एंड टटलर. This is the second part of chapter number 2. Let's discuss. For MS, the England of the 17th century with Denham, Cowley and Dryden marked an important step in translation theory with deliberate, reasoned statements unmistakable in their purpose and meaning. एमएस के लिए एमएस जो है एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर हैं और जिनका एक वर्क है, उस वर्क का नाम है अर्ली थेरीज ऑफ ट्रांसलेशन. उन्होंने जो है डिस्कस किया है, ये बताया है कि 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है वो थेरीज के जो ट्रेंड थे, ट्रांसलेशन थेरीज के जो है वो ट्रेंड्स की बात कर रही हैं कि उनमें काउले, डेनहन, ड्राइडन इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ट्रांसलेशन थ्योरी को आगे ले जाने में. और उसमें उन्होंने रीजन स्टेटमेंट्स दी अनमिस्टेकेबल देयर पर्पस एंड मीनिंग. उनका जो पर्पस एंड मीनिंग था ट्रांसलेशन को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है वो मार्वलस था. At that time, translation into English was almost exclusively confined to words trending of Greek and Latin classics, some of which were extremely free. At that time here means 17वीं सदी में इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है इंग्लिश जो ट्रांसलेशन की जा रही थी तो वो कन्फाइन की गई थी स्पेशली ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक्स को, बिकॉज 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वर्क ट्रांसलेट किया गया और ग्रीक एंड लैटिन जो है वो वर्क्स को जस्ट जो है वो वर्ड्स रेंडरिंग था, मीनिंग जो है वो देना था. और उनमें से अक्सर जो ट्रांसलेशन थी वो फ्री ट्रांसलेशन थी, लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं थी. Such a very approach to translation produced a reaction, notably from another English poet and translator, John Dryden, whose brief description of the translation process would have enormous impact on subsequent translation theory and practice. Such a very free approach to translation produced a reaction. अब इसी तरह की जो है वो एक फ्री अप्रोच जो है वो ट्रांसलेशन को लेके, ठीक है, एक रिएक्शन के तौर पे सामने आई. तो ये काउली था जिन्होंने फ्री ट्रांसलेशन को प्रमोट किया और इसके रिएक्शन के अगेंस्ट में जॉन ड्राइडन जो है अनदर इंग्लिश पोइट एंड ट्रांसलेटर. जॉन ड्राइडन 17th सेंचुरी के बहुत बड़े राइटर हैं, पोइट भी हैं, ट्रांसलेटर हैं. तो इन्होंने जो है वो फ्री ट्रांसलेशन के अगेंस्ट, काउले के अगेंस्ट उन्होंने अपनी थियरी पेश की. whose brief description of the translation process would have enormous impact on subsequent translation theory and practice. whose brief description of the translation process would have, अब जो डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रांसलेशन से रिलेटेड जॉन ड्राइडन ने, उसका जो है वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है ट्रांसलेशन थ्योरी पर और उसकी प्रैक्टिस पर. In the preface to his translation of Ovid's epistles in 1680, Dryden reduces all translation to three categories. In the preface to his translation of Ovid epistles जो है वो एक ऐसे है ड्राइडन का जो इसने ट्रांसलेट किया है 1680 में. अब ड्राइडन जो है वो ट्रांसलेशन को थ्री कैटेगरीज में रिड्यूस करता है. फर्स्ट कैटेगरी जो है वो मेटाफ्रेज की है. ड्राइडन को लगता है कि जो ट्रांसलेशन है वो तीन तरह की होती है. उसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास मेटाफ्रेज. मेटाफ्रेज कौन सी ट्रांसलेशन होगी? वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन. वर्ड बाय वर्ड के जो है वो वर्ड बाय वर्ड जो है वो ट्रांसलेशन की जाती है. जैसे हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हमने डिस्कस किया था कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या होती है. जैसे घास दूसरी तरफ हरी है, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, तो ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होगी, जिसे हम लिटरल ट्रांसलेशन भी कहते हैं. तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन को हम मेटाफ्रेज का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन.
दूसरी कैटेगरी जो है वो ड्राइडन ट्रांसलेशन थ्योरी में पेश करते हैं, वो है पैराफ्रेज। ट्रांसलेशन विद लेटिट्यूड। Latitude means here means free or parallel. Paraphrase, where the author is kept in view by the translator so as never to be lost. अब यहाँ पे जो paraphrase जो translation है, इसमें क्या होता है कि जो author होता है, ठीक है, author का जहन में रखता है translator, but his words are not so strictly followed as his sins. उसके words को as it is copy नहीं किया जाता, लेकिन उसको वर्ड को इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है कि उसका जो मैसेज है, जो मीनिंग है, वो as it is जो राइटर कहना चाहता है, सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेर से उसको जो है वो कन्वे किया जा सके. This involves changing whole phrases and more or less corresponds to faithful or sense for sense relation. अब इसमें क्या होता है कि सम टाइम होल फ्रेजेस, इनके सारे के सारे फ्रेजेस भी चेंज हो जाती हैं, ज़्यादा भी होते हैं और कम भी होते हैं, और इस तरह की ट्रांसलेशन को सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का नाम दिया जा रहा है. ओके, थर्ड कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू जॉन राइडन, इमिटेशन. Imitation forsaking both words and sins. Imitation, यहाँ पे imitate किया जा, imitation mean imitate, and forsaking mean to leave both words and sense. This corresponds to Cowley's very free translation is more or less adaptation. अब इसमें क्या है कि जो राइटर जो है वो क्या कर रहा है, ना तो जो है वो वर्ड कॉपी कर रहा है और ना ही सेंस. तो इसमें एग्जांपल दी गई है काउली के फ्री ट्रांसलेशन को, ठीक है. इसमें इज मोर और लेस, या तो बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्शन होती है, या जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. तो ये हमारे पास 3 कैटेगरी है, मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन ट्रांसलेशन थ्योरी. अब ड्राइडन जो है वो क्रिटिसाइज भी करती हैं, क्रिटिसाइज ट्रांसलेटर्स सच एज बेन जॉनसन को, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर्स को जो है वो क्रिटिसाइज करती हैं, बिकॉज वो क्या करती हैं, वो अडॉप्ट करती हैं मेटाफ्रेज, यानी कि वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन जो है वो कॉपी करती हैं. तो ऐसे में उनको जो है वो कह रहे हैं कि वो वर्बल कॉपियर, यानी कि उन्होंने जो है वो टोटली जो है वो कॉपी किया है, तो वो इस चीज़ को नापसंद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ड्राइडन रिजेक्ट्स इमिटेशन. ड्राइडन जो है वो इमिटेशन को रिजेक्ट करते हैं. वियर द ट्रांसलेटर यूजेस द सोर्स टेक्स्ट एज अ पैटर्न टू राइट एज ही सपोजेस दैट ऑथर वुड हैव डन. अब जो है वो इमिटेशन में ट्रांसलेटर क्या करता है, सोर्स टेक्स्ट को यूज करता है पैटर्न के तौर पे, ठीक है, और उसको लिखता है और ऐसे फर्ज करता है कि जैसे राइटर ने खुद ऐसे किया होगा. Had lived in our age and in our country. Imitation in Dryden's view allows the translator to become more visible. अब imitation में जो है वो ड्राइडन के व्यू में, मतलब जो है वो ड्राइडन को लगता है कि imitation जो है वो ट्रांसलेटर को ज़्यादा विजिबल जो है वो कर देती है. ड्राइडन दस प्रेफर्स पैराफ्रेज. अब ड्राइडन जो है वो कौन सी ट्रांसलेशन को प्रेफर करते हैं, पैराफ्रेज को प्रेफर करते हैं. एडवाइजिंग दैट मेटाफ्रेज एंड इमिटेशन बी अवॉइडेड, और नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं कि मेटाफ्रेज और इमिटेशन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि ना तो ये वाली ट्रांसलेशन होनी चाहिए मेटाफ्रेज वाली, और ना इमिटेशन होनी चाहिए, बल्कि पैराफ्रेज वाली ट्रांसलेशन होनी चाहिए. This triadic model proposed by Dryden was to exert considerable influence on later writing on translation. अब this triadic model, अब ये जो हमारे पास ये 3 कैटेगरी जो है वो बताई गई हैं, इसे ट्रायडिक मॉडल का नाम दिया गया है. ट्राई में जो है यहाँ पे ट्रिपल कैटेगरीज को जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है. तो इन 3 कैटेगरीज को जो बताया गया है, इसको ट्रायडिक मॉडल जो है वो कहा जा रहा है.
वो ड्राइडन का मकसद था कि वो आने वाली राइटिंग्स के लिए इन्फ्लुएंस जो है वो साबित हो। ड्राइडन के बाद हमारे पास जो आती हैं वो हैं एटीन डॉलेट, और उन्होंने भी अपने एक मैन्युस्क्रिप्ट में 1540 में, इसका नाम था द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग वेल फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो ये हमारे पास जो डॉलेट हैं वो भी एक फ्रेंच स्कॉलर और जो है वो ट्रांसलेटर थे। डॉलेट सेट आउट 5 प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस एज फॉलोज। अब जो डॉलेट की थ्योरी है, जो डॉलेट जो अपनी थ्योरी में ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हमें देते हैं, वो हमारे पास टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं ताकि ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस बताई जा सके। First principle is the translation must perfectly understand the sense and material of the original author, although he should feel free to clarify obscurities. अब ट्रांसलेटर को जो है वो चाहिए कि वो परफेक्टली अंडरस्टैंड करे सेंस को, वो जो मटेरियल उसने ट्रांसलेट करना है उसकी सेंस को, एंड मटेरियल ऑफ द ओरिजिनल ऑथर, और जो ओरिजिनल ऑथर ठीक है जिसने वो वर्क लिखा है उसके मटेरियल को, उसके टेक्स्ट को समझने की कोशिश करे ताकि ऑल्दो ही शुड फील फ्री, और उसे जो है वो जो है फ्री फील करना चाहिए, ज़्यादा ना फील करना चाहिए कि वो अच्छे से जितनी भी ऑब्सक्योरिटीज़ हैं, अनक्लैरिटी है, गैर वाजिया है, वो जो है क्लियर कर सके। The translator should have a perfect knowledge of both SL एंड TL। यहाँ जो है वो SL जो है वो रिप्रेजेंट करता है सोर्स लैंग्वेज को, एंड TL रिप्रेजेंट करता है टारगेट लैंग्वेज को। ट्रांसलेटर को चाहिए कि उसके पास मुकम्मल जो है वो नॉलेज हो, सोर्स लैंग्वेज का भी और टारगेट लैंग्वेज का भी, सो एज नॉट टू बी लेसन द मेजेस्टी ऑफ द लैंग्वेज। सो जो है वो जब ट्रांसलेशन कर रहा हो तो लैंग्वेज की जो एक डिग्निटी है, जो एक लैंग्वेज का एक जो है उसको वो जो है ख़राब ना करे, कि लैंग्वेज को प्रॉपरली वो जो है वो ट्रांसलेट कर सके एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। द ट्रांसलेटर शुड अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड रेंडरिंग्स। अब ट्रांसलेटर को डॉलेट कहते हैं कि जो ट्रांसलेटर है उसे वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड रेंडरिंग्स नहीं होना चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग्स नहीं होने चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास है ट्रांसलेटर शुड अवॉइड लेटिनेट एंड अनयूजुअल फॉर्म। यहाँ पे लेटिनेट जो है वो लातीनी वर्ड्स से जो है वो कहा जा रहा है कि ट्रांसलेटर को लैतीनी वर्ड और ऐसी अनयूजुअल फॉर्म्स यानी कि ऐसे अनयूजुअल वर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो अब मॉडर्न जो है वो मॉडर्न एज में नहीं हो रहा है। ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल हैं और जो डिक्शनरी में भी हमें ढूंढने से नहीं मिलते। Fifth principle, according to Dollett, translator should resemble and liaise words eloquently to avoid clumsiness। अब ट्रांसलेटर को चाहिए कि वो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे जो स्टैंडर्ड हों, लिएज स्टैंडर्ड वर्ड्स हों, और इस तरह की जो है क्लमजीनेस अनयूजुअल फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करे। ट्रांसलेटर अच्छे और स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज़ करे, पढ़ने वाला जो है उसको अच्छे से समझ सके। ये जो है वो डॉलेट के 5 प्रिंसिपल्स है रिलेटेड टू ट्रांसलेशन। हियर अगेन द कंसर्न इज टू रिप्रोड्यूस द सेंस इन टू अवॉइड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे फिर जो कंसर्न है डॉलेट का भी वो भी जो है वो सेंस फॉर सेंस को जो है वो इम्पोर्टेंस दे रही हैं, और वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को कह रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए। But the stress on eloquent and natural target language form was rooted in a desire to reinforce the structure and independence of the new vernacular French language।
अब जो है वो स्ट्रेस किस पर है, जोर किस पर दिया जा रहा है कि नेचुरल वर्ड्स का यूज़ किया जाए टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। एंड अब हमारे पास थियरी है, वो टेटलर की थियरी है। टेटलर भी एक स्कॉटिश था, एडवोकेट था, जज था, राइटर था और ट्रांसलेटर भी था। और इसकी जो फर्स्ट ट्रांसलेशन सिस्टमैटिक स्टडी है वो है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की हिस्ट्री में एक बुक लिखी थी, एक ऐसे लिखा था, सिस्टमैटिक इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज पूरा एक जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म उसको दी गई थी। पूरा नाम इसका अलेक्जेंडर फ्रेजर टेटलर है। उसने अपने ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन जिसने 1790 में लिखा, उसमें जो है वो टेटलर कुछ प्रिंसिपल जो है वो पेश करता है। Rather than Dryden's author-oriented description, writer as the original author would have written had he known the target language. Tetler defines a good translation in target language reader-oriented terms. अब यहाँ पे जो ड्राइडन है वो जो है वो ऑथर ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि राइटर जो है मतलब राइटर एज अ ओरिजिनल ऑथर वुड हैव रिटन हैड ही नोन द टारगेट लैंग्वेज की जो राइटर है जो ट्रांसलेटर है, तो वो ऐसे लिखे जैसे कि जो ओरिजिनल ऑथर है उसने जो है वो इस टारगेट लैंग्वेज को लिखा होगा। तो टेटलर जो है वो डिफाइन करता है गुड ट्रांसलेशन को रीडर ओरिएंटेड टर्म्स में। यहाँ पे ऑथर ओरिएंटेड टर्म्स यूज़ हो रही है और यहाँ पे रीडर ओरिएंटेड टर्म्स यूज़ हो रही है कि यहाँ पे रीडर फोकस्ड है और यहाँ पे ऑथर फोकस्ड है कि इस तरह की ट्रांसलेशन की जाए, इस तरह का लिखो कि जो है ऐसा लगे कि ऑथर जो है वो जानता था सब कुछ, जो है वो जो जिसने ओरिजिनल ऑथर जो था जिसने लिखा वो सोर्स टेक्स्ट। और यहाँ पे जो है वो रीडर ओरिएंटेड टर्म्स है कि इस तरह की ट्रांसलेशन हो कि ऐसा लगे कि रीडर ऑलरेडी वो सब जानता है। तो यहाँ पे जो है वो डॉलेट हमारे पास डॉलेट जो है वो 5 प्रिंसिपल्स प्रेजेंट करता है और टेटलर हमें जो है वो 3 प्रिंसिपल्स जो है वो देता है। 3 जनरल जो है वो लॉज और रूल्स जो है वो देता है ट्रांसलेशन के। सबसे पहला जो हमारे पास रूल है, द ट्रांसलेशन शुड गिव अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ द ओरिजिनल वर्क। ट्रांसलेशन शुड गिव अ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द आइडियाज कि जो ट्रांसलेशन होती है उसे उसमें जो है वो एक पूरी जो है वो एक पूरी पूरा आइडिया होना चाहिए, पूरी एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, कंप्लीट जो मैसेज देना चाह रही हैं, जो आइडिया कन्वे करना चाह रही हैं, ठीक है, ओरिजिनल वर्क का, यानी कि जिस वर्क की ट्रांसलेशन की जा रही है। सेकंड जो है प्रिंसिपल है, द स्टाइल एंड मैनर ऑफ राइटिंग शुड बी ऑफ द सेम करेक्टर विद दैट ऑफ द ओरिजिनल। अब जो स्टाइल है राइटर का, जो मैनर ऑफ राइटिंग है, किस तरह से लिखी गई है, किस तरह से वो सोर्स टेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया है, वो सेम होना चाहिए, बी ऑफ द सेम करेक्टर विद दैट ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि उसमें जो सेंस प्रेजेंट की गई है, जो आइडिया प्रेजेंट किया गया है, वो एज इट इज जो है वो होना चाहिए। द ट्रांसलेशन शुड हैव ऑल द ईज ऑफ द ओरिजिनल कॉम्पोजिशन। ट्रांसलेशन के अंदर वो तमाम जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में, यानी कि जो ओरिजिनल वर्क है, जो सोर्स टेक्स्ट है, जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो टारगेट लैंग्वेज में, वो वैसा ही हो, टारगेट टेक्स्ट जो आपने ट्रांसलेट किया वो वैसा ही हो जैसा कि ओरिजिनल टेक्स्ट है। ये जो है वो टेटलर की 3 प्रिंसिपल्स हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें तो टेटलर का जो फर्स्ट लॉ है वो जो है डॉलेट के प्रिंसिपल्स है, और यहाँ पे याद रखिएगा टेटलर के जो है 3 जनरल रूल्स है। तो जो फर्स्ट लॉ है टाइज इन विद डॉलेट्स फर्स्ट 2 प्रिंसिपल्स, कि जो टेटलर का फर्स्ट लॉ है ये वाला, should give a complete transcript of the ideas of original work, ये डॉलर के फर्स्ट 2 प्रिंसिपल से मिलता जुलता है।
और इसमें भी जो है इन दैट रेफर्स टू ट्रांसलेटर हैविंग अ परफेक्ट नॉलेज, कि इसमें ट्रांसलेटर के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जो है वो टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सके एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में of the original. 1797. Okay, being competent in the subject and giving a faithful transfusion of the sense and meaning of the author. तो ट्रांसलेटर इतना जो है वो कॉम्पिटेंट हो, इतनी जो है अहलियत हो उसके अंदर कि वो सब्जेक्ट कमांड हो उसके पास, और वो जो है वो दोनों को, मीनिंग को और सेंस को कंबाइन करके ऑथर के और एक जो है अच्छा वर्क जो है वो प्रोड्यूस कर सके।